ओशो मेरे जीवन में बहुत चमत्कारिक ढंग से आए। मैं बहुत अर्ली एज में मैंने सांसारिक जीवन में अच्छा पैसा कमा लिया। बैकग्राउंड मेरा स्पोर्ट्स का था, तो दुस्साहस साहस अंदर था ही, पर उसी दुस्साहस के कारण कुछ दुर्गुण भी मेरे अंदर आए। उस समय जिस शहर में मैं रहता था, उस समय जो बड़े रिच लोग थे, उस परिवार के जो नौजवान, जो मेरे उस समय के हम उम्र लोग थे, वो ड्रग एडिक्शन में पड़ गए थे। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में था, मैं कहीं पे 20 MIG बना रहा था। तो मेरे जो 5-7 मित्र हैं, उनको इस ड्रग को लेने के लिए कोई सुरक्षित स्थान चाहिए था। देखिए कैसे जीवन में कुछ चीजें आती हैं, वो बड़ा खुल के आज बता रहा हूँ। तो उनको लगा कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो सुरक्षित जगह है, तो वहां आके उन लोगों ने उसको सुरक्षित जगह में, वो जो ड्रग लेते थे, उनको उनकी पंक्चुअलिटी देख के मेरे को लगा कि ये लोग इतने पंक्चुअल हैं, टाइम पे आते हैं। तो मैं एक क्यूरियोसिटी हुई, तो मैं 2-3 दिन के बाद देखने गया कि ये करते क्या है। तो मैंने देखा कि वो जो ब्राउन शुगर ड्रग का नाम मैं बता रहा हूँ, तो मैंने उन लोगों से पूछा। उसमें से एक आध मित्र बोला एक आध पफ आप लेके दीजिए। पर 1-2 दिन के बाद वो जो बताया कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के कारण जो दुस्साहस था, मैंने कहा कि एक आध पफ लेने में क्या बुराई है। तो मैंने तीसरे या चौथे दिन 1 या 2 पफ ले लिया, और उससे जो मेरे को, जिसको अलौकिक आनंद बोलते हैं, वो मुझे मिला। और उसी तारतम्य में फिर मैं भी उसी चक्कर में पड़ गया और एक ढंग से ड्रग एडिक्शन में आ गया। और फिर परिवार के लोगों ने मुझे डी एडिक्शन के लिए, गांधी जी ने एक नेचुरोपैथी का आश्रम बनाया है उर्ली कांचन में, ऊना से 30 किलोमीटर पहले, वहां भेजा। वहां महीने भर के लिए मैं गया, तो वहां जो भी नेचुरोपैथ के अपने ढंग हैं, उससे मेरा इलाज चल रहा था। प्राणायाम, योगा, उपवास, बॉडी मसाज, वॉकिंग। उस जो समय काल था, उसमें दोपहर का 2 या 3 घंटे विश्राम का समय होता था, खाली होता था। तो संयोग के साथ उस खाली समय में, चूंकि उस नेचुरोपैथी का बहुत ही रिच लाइब्रेरी थी, तो उस लाइब्रेरी में मैं पहुंचा, तो ओशो की फोटो दिखी और एक किताब थी। तो उस समय तक ओशो से मेरा कोई परिचय नहीं था। मुझे इतना था कि ये बहुत करोड़पतियों के गुरु हैं। अब वहां कुछ करने को था नहीं, तो वो किताब मैंने खींची। तो वो किताब थी जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। और उसको मैंने सरसरी निगाह से ऐसा पढ़ना शुरू किया, और 2 पन्ने पढ़ा, और उसके बाद जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसा मुझे लगा कि ये जो बोल रहे हैं, या जो भी चीजें मेरे अंदर आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं इन्हीं चीजों को तो जीवन में ढूंढ रहा था। और नशे के प्रति भी जो आकर्षण था, वो सोचिए कि वो जो मैंने किया, वो जिसको कहते हैं फाल्स समाधि, करीब करीब वो टेस्ट उस ड्रग से मिलता था। पर एक्चुअल खोज तब समझ में आई कि एक्चुअल खोज ओशो जब मिले, ओशो को सिर्फ 4-6 पन्ने पढ़ा, और अंदर कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई कि उस एक किताब को मैं उस 10 दिनों में 3 बार 4 बार पढ़ लिया। और ओशो के बारे में उस समय तक मुझे वास्तविक कोई जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगा कि कब यहाँ से छुटकारा हो और मैं ओशो के पास जाऊं, उनसे मिलूंगा और उनका संन्यास लूंगा।
और उनके तो वहां से महीने भर मैं रहा, अपने शहर लौटा, सूटकेस रखा, न नहाया न धोया, सीधे शहर में ढूंढने निकल गया कि ओशो से जुड़ा कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए। इतना पागलपन, इतनी बेचैनी थी। तो बिलासपुर में एक प्रोफेसर थे, सात्विकी सिंह परिहार, उनके बारे में पता चला तो उनसे मिलने गया। बहुत प्यारे व्यक्ति, उनसे भेंट हुई। उनसे मैंने कहा कि मैं ओशो से मिलना चाहता हूँ, उनसे दीक्षित होना चाहता हूँ। तो मुस्कुराए, वो बोले कि ओशो तो अब शरीर में नहीं है। तो वो एक झटका लगा। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ रोज संध्या सत्संग होता है, तो नियमित यहाँ आओ। वो 15-20 दिन मैंने वहाँ संध्या सत्संग किया और फिर परिहार स्वामी जी से कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, संन्यास लेना है। तो उन्होंने बताया कि भिलाई में आनंद विजय जी का एक शिविर है, तो वहाँ चले जाओ, 3 दिन का ध्यान करो और अगर भाव जगे तो संन्यास ले लो। तो इस ढंग से ओशो से मेरा जुड़ना हुआ और इतनी गहरे अंधेरे में मेरा जो जीवन जा रहा था, ओशो ने कैसे हाथ पकड़ के मेरे को उससे बाहर निकाला। उससे मेरा जीवन, मेरा रोया रोया इतना सदगुरु का ऋणी है। और सालों फिर मैं ओशो के शिविरों में जाता रहा। अब इसमें भी देखिए कुछ चीजें जो होती हैं कि मेरे पास ऋषिकेश से फोन आया कि स्वामी जी आपको ऋषिकेश में ओशो के कैंप का संचालन करना है। तो लेडी थी, एक माँ थी, वो उस ऋषिकेश के आश्रम की प्रमुख थी। वो मैंने कहा माँ आपने शायद गलत जगह फोन लगा दिया है, मैं तो संचालन करता ही नहीं हूँ। और बोले नहीं नहीं हमने गलत नंबर नहीं किया है, हम को पता है और जानते। तो मैं बोला मैंने संचालन किया नहीं तो मैं ओशो के ध्यान शिविर का संचालन कैसे करूंगा। बोले नहीं बस आप आ जाइए। तो ये मेरे को थोड़ा सा लगा, क्योंकि उतने दिनों में, उतने ध्यान में, ओशो के शिविरों में जाने में, ओशो को पढ़ने में, मुझे लगा कि ओशो का काम करने का एक बड़ा बहुत पिकुलियर ढंग है। तो इस ढंग से जब उनकी जिद हुई तो मेरे को लगा कि ये कुछ अजीब है, तो मैंने हाँ कह दिया। पर उनको बता दिया कि मैंने कभी संचालन नहीं किया है, आप बुला रहे हैं प्रेमपूर्ण, गुरु का काम है, मैं आ जाता हूँ। और सपत्निक हम ऋषिकेश गए। वहां कैंप लिया, गंगा नदी के तट पर ध्यान होता था। अब वो शिविर भी अपने आप में अद्भुत था कि 10-12 शिविरार्थी थे और 5-7 विदेशी मित्र आ जाते थे और वो रोज बदल जाते थे, क्योंकि विदेशी खोज खोज है उनकी। तो आ जाएं, ध्यान करें पूरा दिन भर, फिर पता चले कि अगले दिन वो जो 5 लोग हैं वो नहीं, कोई नए 5 लोग हैं। और इस ढंग से वो जीवन में पहला संचालन हुआ और लोगों को डुबकी लगी। मैं खुद आश्चर्यचकित था कि ये कैसे हो रहा है। लौटते पे हमें पता चला कि माँ आनंद मधु, जो ओशो की पहली महिला सन्यासी हैं, वो हैं, तो उनसे मिलना हुआ। तो उनके भी जो केयर टेकर और जो स्टाफ था, उन्होंने हमको निर्देशित किया कि कम से कम 15 फुट दूर माँ से बैठना है, धोखे से भी ऐसा ना हो कि पांव छूने या प्रणाम करने उनके उनके पास नहीं जाना है। तो उनके निर्देश के हिसाब से हम लोग दूर बैठे थे। माँ आई, सोफे पे बैठी, हमारा प्रणाम स्वीकार करी और कहाँ से हो, क्या ये सब पूछा। तो मैंने बताया कि माँ हम दोनों पति पत्नी ओशो सन्यासी हैं और मैं तो यही चाहता हूँ कि जीवन में
एक अच्छा शिष्य अगर इस जीवन में बन जाऊं तो वो मेरा जीवन सफल है। पर ऋषिकेश से एक फोन गया और मैंने 3 दिन का कैंप लिया, तो ये तो मेरे लिए बड़ा अजीबोगरीब एक अनुभव था। इतना सुनना था माँ का, तो उन्होंने कहा पति पत्नी दोनों को बोला मेरे पास। अब उनका स्टाफ अवाक, क्योंकि माँ ने खुद बुलाया और हम दोनों को बाजू में बैठाया, आशीष दिया और बोले बेटा ये जिस ढंग से हो रहा है ना, इसको समझने की कोशिश मत करना, पर संयोग से तुम मुझसे मिलने आ गए हो, तो एक बुजुर्ग सन्यासी की हैसियत से मेरी एक बात भर गांठ बांध लो कि अगर ओशो के शिविरों का संचालन कर रहे हो तो ओशो के बोले गए शब्दों में, उनकी ध्यान विधियों में न कामा जोड़ना और न कामा घटाना, इतना भर ध्यान रखना कि न ओशो की किसी चीज में कुछ भी जोड़ने की कोशिश करना और न ही कुछ घटाने की कोशिश करना। बोले जिस ढंग से ऋषिकेश से तुमको बुलावा आया है तो शायद सदगुरु तुमसे अपना काम लेना चाहते हैं। तो उनका भी आशीर्वाद मिल गया और उसके बाद से फिर छत्तीसगढ़ में लगातार मुझे कहीं कहीं से मित्रों संचालन के लिए निमंत्रित करते रहे और मैं संचालन के लिए जाता रहा, पर हमेशा पहले कह देता था कि ये संयोग के साथ मैं संचालक बन गया हूँ, मैं बिल्कुल आप लोगों के जैसा ही व्यक्ति हूँ और प्रभु की और सदगुरु की ऐसी कृपा रहे कि उनका प्रेम आशीष मुझ पर बना रहे। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने भी बहुत शिविर अटेंड किए हैं, तो संचालक बहुत गफलत में पड़ जाते हैं। शिविर करते हैं और जो नए लोग होते हैं वो ओशो के ध्यान में जब डूबते हैं, उनमें एक संवेदनशीलता जागती है, स्नेह, हाव भाव, तो सामने जो कुर्सी में बैठा रहता है उसके प्रति ही शरणागत हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, बिल्कुल गुरुवत उनसे व्यवहार करने लगते हैं। तो यही एक ऐसा मौका है कि खट से गुरुडम पकड़ता है। आदमी को लगता है कि मैं कुछ हो गया, जिस ढंग से लोग पांव छू रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, और तो यहाँ से उनकी तो यात्रा हो रही है। अगर जिस भी संचालक को ये गुरुडम पकड़ा तो आप ये सोचिए कि वहां उसको रिवर्स गियर लग गया, उसकी यात्रा तो रुक गई। यात्रा तो रुक ही गई, बल्कि वो जो रिवर्स गियर बोल रहा हूं कि उल्टी यात्रा शुरू हो गई। और आज अंजी, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं। आज ये संयोग से ये जो इंटरव्यू हो रहा है ये कोई प्लान्ड नहीं था। हम लोग कल एक कैंप लेने जा रहे हैं, कुछ बातचीत चली तो अंजी ने कहा कि आप से कुछ बातचीत की जाए, तो ये बातचीत हुई है।